नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। आपकी एनटीपीसी की तैयारी कैसी चल रही है मुझे बताओ एक बार कमेंट्स में। और आपकी तैयारी को और बेहतर, दुरुस्त, जबरदस्त बनाने के लिए हम लोग मैथ्स वाले सेक्शन के डेली मॉक टेस्ट कर रहे हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पर बेहतरीन क्वालिटी मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है। एग्जाम पेपर 3 आज मैं करवाने वाला हूं। डेली इसी चैनल पर टक से 10 बजे एक वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा और आपको जो है एक एग्जाम पेपर सॉल्व करने के लिए मिलेगा। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पेपर में आपके सीबीटी 1 में 30 सवाल आने हैं एनटीपीसी में, तो हम 30 ही क्वेश्चन करा रहे हैं। अर्थमेटिक, एडवांस, स्टैटिक्स, डीआई, हर एक चैप्टर को यहां पे कवर किया जा रहा है। ऑलरेडी मैंने 2 एग्जाम पेपर कराए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इनको भी जाके देखिएगा। टेलीग्राम चैनल पे अगर आप जाओगे मेरे प्यारे भाई, तो टेलीग्राम चैनल पे हर एग्जाम पेपर का लिंक मिल जाएगा। जब ये सारे एग्जाम पेपर कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं इसकी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट भी बना दूंगा और यहां पे हर एक की आपको पीडीएफ भी साथ साथ मिलेगी मेरे भाई, ठीक है ना। तो जो बच्चे सेल्फ खुद से पहले एग्जाम पेपर लगाना चाहते हैं तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ही है, ठीक है ना। इस एग्जाम पेपर को बनाने के लिए हमने रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एसएससी के जो पिछले 1 साल में लेटेस्ट पेपर हुए उनको जो है इस्तेमाल में लिया है, ठीक है ना। यानी कि सारे प्रीवियस ईयर बेहतरीन क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड। तो कॉपी पेन लेके बैठिए मेरे प्यारे भाई और शुरू करिए हमारे साथ करना। टेलीग्राम चैनल लेकिन अगर आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक। आ जाओ, आ जाते हैं पहले सवाल से। शिवम इन्वेस्टेड सम ऑफ 5400 एंड रुपेश इन्वेस्टेड सम ऑफ 9400 एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। शिवम ने 5400 रुपए इन्वेस्ट किया, रुपेश ने 9400 रुपए इन्वेस्ट किया, सेम ब्याज की दर से, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ठीक है मेरे भाई, कोई परेशानी नहीं। इफ एट द एंड ऑफ 4 ईयर, 4 साल के बाद, एट द एंड ऑफ 4 ईयर 4 साल के बाद, रुपेश गेट्स 600 मोर इंटरेस्ट देन शिवम। 4 साल के बाद मेरे प्यारे भाई यहां पर रुपेश को शिवम से 600 रुपए ज्यादा ब्याज मिलता है। तो आपसे पूछा ब्याज की दर कितनी है परसेंटेज में। भाई रुपेश ने शिवम से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, उसी की वजह से तो ज्यादा ब्याज मिला। तो रुपेश को शिवम से 600 रुपए ज्यादा ब्याज मिला। कितने साल में मेरे प्यार में? 4 साल में। तो रुपेश को हर साल कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलता है शिवम से? 150 रुपए। ये 150 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज क्यों मिला है? ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की वजह से। भाई शिवम ने 5400 रुपए इन्वेस्ट किया, हमारे रुपेश भाई ने 9400 रुपए इन्वेस्ट किया है। तो रुपेश ने शिवम से 5000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट किया है। तो 5000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पर, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट पर हर साल, 1 साल में 150 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है 1 साल में। तो ब्याज की दर कितनी होगी? परसेंटेज में निकालना है, गुणा 100%। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो 4000 आएगा, है ना। 4000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट किया, तभी तो कहीं आंसर नहीं मैच हो रहा भाई। 4000 रुपए रुपेश ने ज्यादा इन्वेस्ट किया है और हर साल 150 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है। ब्याज की दर इंटू 100%। ये 3 जीरो आपका कट जाएगा, आएगा 15/4। 15/4 का मतलब 4 तिया 12 और ये 3.75 हो जाएगा। 3 सही 3/4%। ये ब्याज की दर आ गई। ऑप्शन नंबर सी एकदम आसान सवाल है, आ जाइए। एक समकोण त्रिभुज के आधार और ऊंचाई क्रम से 15 और 8 हैं। What will be the height of its hypotenuse from the opposite vertex? सम्मुख शीर्ष से उसके कर्ण की ऊंचाई कितनी है? ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, एडवांस मैथ के फॉर्मूले भी बताऊंगा। एक समकोण त्रिभुज के आधार ऊंचाई 15 8। ऐसे मान लीजिए कि भाई समकोण त्रिभुज है, इसका बेस ये 15 है, इसका बेस 15 है और ये हाइट 8 है, ये 90 डिग्री का कोण है। तो ये हाइपोटेनस कितना आ जाएगा? 17। तो हाइपोटेनस के सामने वाला वर्टेक्स ये होगा, यहां से ये हाइपोटेनस की मेरे दोस्तों हाइट आ जाएगी आपकी एच। एच मान लीजिए मेरे प्यारे भाई, क्लियर है। या पी मान लीजिए, हाइपोटेनस की हाइट आ जाएगी पी। तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है कि भाई अगर 90 डिग्री बनाने वाली साइड ये आपकी ए और बी है और ये 90 डिग्री के सामने आपका हाइपोटेनस सी है, तो ये जो कर्ण की जो ऊंचाई होती है हाइपोटेनस की, पी बराबर सीधा इसका फॉर्मूला है ए बी बटे सी। ए बी बटे सी। अब 90 डिग्री बनाने वाली भुजा यहां पे 8 और 15, तो 8 गुणा 15/17, तो 120/17 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो 17 7 119 और 1 बचेगा 7 सही 1/17 सेंटीमीटर आंसर है। 120 को 17 से डिवाइड करेंगे।
आसान सवाल है, आप बोलोगे हाँ जी सर कर लेंगे। आइए सवाल नंबर है 3। द एलसीएम ऑफ दीज, इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। बताओ, देखो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर लेवल और बढ़ाओ, क्या करोगे? इसरो का पेपर देना, डीआरडीओ में साइंटिस्ट बनना है तुम्हें, नासा में जाना है। एनटीपीसी का पेपर है, नासा का पेपर नहीं है। इतना ही लेवल आएगा, इससे ऊपर नहीं आने वाला। तुम ये कोशिश करो कि एक भी सवाल गलत ना हो पाए। ओके, यहां सवाल मुश्किल सवाल की बात ही नहीं है, सवाल ज्यादा से ज्यादा सही करने के, क्योंकि कट ऑफ हाई लगेगी। आसान पेपर, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको 100% एक्यूरेसी के साथ करने पड़ेंगे। ठीक है, यहां एग्जाम का कंपटीशन ही अलग टाइप का है। 26, 34, 221, 195 का एलसीएम जो मैं करा रहा हूं बिल्कुल रेलेवेंट है। एलसीएम का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सबसे डिवाइड हो। अब देखिए 195 में 5 आ रहा है, अगर 195 में 5 आ रहा है तो एलसीएम भी ऐसा नंबर होगा जो 5 से कटे। अब ये देखो, मैं ऐसे सवालों को हमेशा ऑप्शन से बनाऊंगा, ये दोनों नंबर 5 से ही नहीं कटते, यानी कि आंसर ही हो सकता, या तो आंसर बी ऑप्शन होगा या डी होगा। अब आप ये देख लो मेरे प्यारे भाई, 26 में आता है 13। अगर आप एलसीएम निकाल लें तो संख्या जो भी आएगी, एलसीएम जो भी आएगा 13 से कटने वाला। क्या ये नंबर 13 से कटता है? 13 पंजे 65 नहीं है, 13 पंजे 65, 13 कम 13, ये नंबर 13 से कट रहा है, डी आंसर है। 100% ऐसे सवाल जो है ऑप्शन से हो जाएंगे। एक्स एक काम को 20 दिन में करता है, वाई 30 दिन में, जेड 36 दिन में। वाई और जेड काम शुरू करते हैं लेकिन 5 दिन बाद उन्हें छोड़ना पड़ता है। बचे काम को एक्स कितने दिन में करेगा, पूरा करेगा बचे काम को? ठीक है भैया, टाइम एंड वर्क का सवाल है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, कोई परेशानी नहीं। 3 लोग हैं, एक्स वाई और जेड। एक्स किसी काम को मेरे प्यारे भी 20 डेज में, 20 दिन में कर सकता है। वाई उस काम को 30 दिन में कर सकता है, और जेड सेम उस काम को 36 दिन में कर सकता है। तो 20, 30 और 36 का एलसीएम क्या है मेरे प्यारे भाई, यानी कि टोटल वर्क। 20, 30 और 36 का एलसीएम आ जाएगा जी 180, 180 यूनिट। तो एक्स की एफिशिएंसी आ जाएगी 9, एफिशिएंसी मतलब एक दिन का काम। वाई की आ जाएगी 6 और जेड की आ जाएगी 5। ठीक है भाई, क्लियर है? बहुत सारे बच्चों को लग रहा है बेसिक, ये कोई बेसिक क्लास नहीं है, ये मॉक टेस्ट प्रैक्टिस क्लास है। तो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा जरूर, लेकिन वो डेप्थ में कहां से आया वो प्रूफ वगैरह नहीं कराएंगे मेरे भाई। ठीक है ना? एफिशिएंसी मतलब पर डे वर्क, ये आ गया मेरे दोस्तों। अब वाई और जेड ने काम शुरू किया, 5 दिन बाद छोड़ दिया। वाई और जेड एक दिन में कितना काम करते हैं? 6 और 5 11। वाई 6 कुर्सी बनाता है, जेड 5 कुर्सी बनाता है, तो वाई और जेड एक दिन में 11 यूनिट काम करेंगे। तो 5 दिन में कितना काम कर देंगे? 55। तो वाई और जेड 5 दिन में 55 यूनिट काम कर देंगे, 180 में से 55। तो बचा काम कितना मेरे प्यारे भाई? 125। 125 यूनिट काम बचा। ठीक है, इस बचे काम को कौन करता है? 30 छिक्का 36 पंजे, 6 5 11 पंजे 55। बचे काम को करता है मेरे प्यारे भाई एक्स। तो एक्स 125 यूनिट काम करेगा 9 एफिशिएंसी के साथ, कितना समय लगेगा? बटे 9। तो ये आंसर तो अप्रोक्स में आएगा मेरे प्यारे भाई, यानी कि 14 बार। 14 निम्मा 126, 14 बार। हाउ मेनी कंप्लीट नंबर ऑफ डेज? तो कंप्लीट नंबर ऑफ डेज यहां पे पूछा है ना, तो 14 इसका आंसर हो जाएगा, लगभग 14 दिन। ठीक है ना? बढ़िया सवाल था, टाइम एंड वर्क का कर लोगे? आ जाइए। 800 मीटर लंबी वृत्ताकार दौड़ में राम और मोहन एक ही समय पर एक ही जगह से 25 और 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ना शुरू करते हैं। एक ही दिशा में दौड़ते हुए मेरे प्यारे भाई कितने समय के बाद पहली बार प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? बहुत गजब, अच्छा सवाल मेरे दोस्त, ध्यान सुनेगा। 2 लोग हैं, एक सर्कुलर ट्रैक है, मान लीजिएगा 2 लोग हैं, ये 800 मीटर लंबा सर्कुलर ट्रैक है। यहां से मान लीजिए इस जगह से राम जी और मोहन एक साथ मेरे प्यारे में दौड़ना शुरू करते हैं, एक ही डायरेक्शन में, राम और मोहन। राम दौड़ते हैं 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, श्याम दौड़ रहे हैं, मोहन जी दौड़ रहे हैं 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। वो पूछा एक ही सेम डायरेक्शन में दौड़ना, कितने समय के बाद पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा मिलेंगे? इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर ये दोबारा दोनों लोग कब मिलेंगे? तो मेरे भाई आप ये पता लगाए कि राम जो है वो एक चक्कर कितने टाइम में लगाता है।
एक चक्कर का टाइम निकालो। राम 800 मीटर का सर्कुलर ट्रैक है, राम दौड़ रहा है 25 की स्पीड से, 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। एक चक्कर में कितना टाइम लगेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। 800 को 25 से भाग देंगे, राम को एक चक्कर लगाने में 32 सेकंड लगेगा। हम बात करते हैं मोहन। मोहन को भी 800 मीटर सर्कुलर रेस का ये चक्कर दौड़ना है। मोहन एक चक्कर कितने टाइम में लगाएगा? मोहन की स्पीड 40 है, तो टाइम बराबर 800 मीटर का सर्कुलर ट्रैक है, 40 की स्पीड से दौड़ रहा है, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। 800 बटे 40 आएगा जी यहां से 20 सेकंड। तो राम एक चक्कर 32 सेकंड में लगाता है राम, और मोहन एक चक्कर लगाते हैं जी 20 सेकंड में। बोला कितने टाइम के बाद वो सेम डायरेक्शन में दौड़ते हुए स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा मिलेंगे? तो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने का जो टाइम होगा वो इनका एलसीएम होगा। राम हर 32 सेकंड के बाद यहां आएगा, मोहन हर मेरे प्यारे में 20 सेकंड बाद यहां पे आएगा। दोनों यहां पे दोबारा जो मिलेंगे वो 32 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 160। 32 पंजे 160, 20 अट्ठे 160। तो 160 सेकंड के बाद ये दोनों लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर जहां से दौड़ना शुरू किया था वहां पर दोबारा मिलेंगे। अच्छा सवाल है मेरे भाई, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 6। एक शंकु है, एक कोन है जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, स्लांट हाइट 0.21 मीटर है, 0.21। इसका लिटल सरफेस एरिया क्या है? ये तो बिल्कुल बेसिक सवाल है यार। लिटल सरफेस एरिया, स्लांट हाइट ही दे दी इसने, बताओ। आंसर बताना है सेंटीमीटर स्क्वायर में। लिटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल 22/7। रेडियस यहां पे 3.5 है सेंटीमीटर में। अब यहां पे हाइट दी है मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर बदलना 100 से गुणा, ये 21 सेंटीमीटर होगा। 0.21 को 100 से गुणा कर देंगे, 21 सेंटीमीटर। बोलो बात को समझे? तो 3.5 से 7 2 बार जाएगा, हमारा 2 से 22 में 11 बार जाएगा, और 11 गुणा 21 आ जाएगा बेटे 231। तो ये 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। बच्चे क्या मेरी बात को समझे हैं? आप बोलोगे यस सर, ए ऑप्शन समझ गए हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया सवाल था। 7वां, समतल भूमि पर 2 टावर खड़े हैं, एक्स और वाई ऊंचाई के। 2 टावर के टॉप, उनके फुट पॉइंट को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर क्रमशः 60 डिग्री 30 डिग्री का कोण अंतरित करते हैं। एक्स रेशियो वाई का मान क्या है? देखो भाई, ये है, ऐसा समझिए कि ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा। अब 2 टावर है, 60 डिग्री का और 30 डिग्री का है। 2 टावर है, मान लिया कि एक टावर ये हो गया, एक टावर ये हो गया। 2 टावर है, ऐसे समझिए ये 2 टावर का बेस है मेरे प्यारे में, बेस, और ये हो गया मिड पॉइंट। ये 2 टावर के बेस हैं ए और बी, और ये इनका मिड पॉइंट हो गया, मान लीजिए मेरे दोस्तों ये पी, मध्य बिंदु है। तो सवाल में ये बोला गया है द टॉप ऑफ 2 टावर, 2 टावर के टॉप, 2 टावर के टॉप, ये दोनों टावर के टॉप हो गए। हाइट इनकी एक्स और वाई है, लेवल ग्राउंड पर खड़े हैं, सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली एट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग देयर फिट। ये इनके फिट को मिलाने वाली लाइन है, फिट को मिलाने वाली लाइन के मिड पॉइंट यानी कि बिल्कुल बीचों बीच वाले पॉइंट पर ये दोनों टावर के टॉप 60 डिग्री का और 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो मैंने पहले देख लिया कि अगर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो टावर की हाइट ज्यादा होगी, बड़ा एंगल है। 30 डिग्री का एंगल बन रहा है टावर का टॉप, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो इसकी हाइट छोटी होगी। तो ये दोनों टावर एक्स और वाई हाइट वाले हैं, एक्स और वाई, इनके टॉप 60-30 डिग्री के एंगल बनाते हैं। एक्स रेशियो वाई का मान पूछा है कि आप नहीं कर सकते। देखो इस सवाल को करने के लिए यहां पर ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा 30 60 90 का। नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, ये 30, ये 60, ये 90। हमेशा 30 के सामने 1 यूनिट होता है, 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होता है, 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट होता है। रेशियो याद करें, कहीं से भी शुरू हो जाओ। यहां देखिए बड़े वाले ट्रायंगल में 60 डिग्री के सामने अगर ये √3 यूनिट है तो ये तो 30 डिग्री रहा ना भाई। 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अब आप मुझे बताओ अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट होगा मेरे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा यहां छोटे वाले ट्रायंगल से स्टार्ट करना ज्यादा सही है, छोटे वाले ट्रायंगल से स्टार्ट करिए मेरे भाई, छोटे वाले ट्रायंगल से स्टार्ट करना ज्यादा सही है। हमेशा 30 के सामने 1 तो ये 60 आएगा, 60 के सामने √3, ये √3 आ गया मेरे भाई। अगर ये √3 है तो ये भी √3 होगा, क्यों? क्योंकि P मिड पॉइंट है। अब यहां देखो मेरे भाई, ये 30 है, अगर 30 डिग्री के सामने √3 है तो 60 डिग्री के सामने क्या होगा?
30 डिग्री के सामने जो भी है 60 डिग्री के सामने √3 गुना होगा। अगर 30 के सामने √3 है तो 60 डिग्री के सामने √3 का भी √3 गुना होगा, यानी कि 3 यूनिट। 3 यूनिट आ जाएगा मेरे भाई, यानी कि x 3 है तो y 1 है, तो एक्स वाई का रेशियो 3:1 आ गया। हमेशा ये मैं बताना आपको भूल गया कि छोटे ही राइट एंगल ट्राइंगल से मेरे प्यार में हम लोग शुरुआत करते हैं तो आसान पड़ता है। आइए सवाल नंबर 8। एक यूनिवर्सिटी में 500 फैकल्टी है जिसमें केवल मेल और फीमेल मेंबर है मेरे भाई, और फीमेल उसमें से 60% है। फीमेल की एवरेज हाइट 162 है, मेल की एवरेज हाइट 168 है। तो आपसे पूछा है व्हाट द एवरेज फैकल्टी हाइट ऑफ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के सारे फैकल्टी की एवरेज हाइट कितनी है। तो भाई एक फैक्ट्री में, एक यूनिवर्सिटी में 500 फैकल्टी मेंबर्स है जिनमें मेल और फीमेल है, 60% महिलाएं, 60% की फ्रैक्शन 3/5, यानी कि अगर टोटल 5 है तो आपकी 3 फीमेल है 2 मेल है। भाई महिलाओं का दबदबा यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी महिलाओं से ही चलती है, तो मेल फीमेल का रेशियो 2:3 है। 60% 3/5, नीचे टोटल 5 है तो 5 का 60% 3 फीमेल है। अब यहां पे महिलाओं की एवरेज हाइट 162 सेंटीमीटर है, मेल की एवरेज हाइट 168 सेंटीमीटर है। पूछा पूरे जो है यूनिवर्सिटी की एवरेज हाइट कितनी, पूरी यूनिवर्सिटी के फैकल्टी की। आप एक बात बताओ, 168 को ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूं 162 + 6, डेविएशन मेथड बता रहा हूं, डेविएशन इज द बेस्ट मेथड। मेल की एवरेज हाइट 162 है, फीमेल की भी 162 है, तो पूरी यूनिवर्सिटी के फैकल्टी की एवरेज हाइट भी 162 होनी चाहिए। पर यहां दो मेल की एवरेज हाइट 6 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है, 2 का 6 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा। अब केक कटेगा तो सभी बटेगा, इस सभी में डिवाइड हो जाएगा। टोटल कितनी फैकल्टी है, मेल प्लस फीमेल 2 और 3 5 है, बटे 5। तो 5 से 6 दूनी 12 को डिवाइड करेंगे तो 2.4, 162 में 2.4 जोड़ेंगे तो 164.4 सेंटीमीटर यूनिवर्सिटी के फैकल्टी की एवरेज हाइट आ जाएगी। डी ऑप्शन। डेविएशन मेथड अगर आपको नहीं आता तो आपको एलिगेशन लगाना पड़ेगा, या आपको डेविएशन आना चाहिए ही चाहिए। सवाल नंबर है 9। एक सर्कल है मेरे प्यारे भाई जिसका सेंटर ओ है, सर्कल का सवाल आ गया भाई। ऐसे बना लेते हैं डायग्राम, देखो डायग्राम बना लोगे तो पता रहेगा। सर्कल है बच्चों, सर्कल का सेंटर ओ है, ठीक है। एन आर्क एबीसी सबटेंड एन एंगल ऑफ 132 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्कल। एक चाप एबीसी है, एक चाप एबीसी, मान लीजिए कि ये हो गया चाप एबीसी, ये सेंटर पे 132 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये जो कोण बन रहा है सेंटर पे प्यारे बच्चों, ये कोण है 132 डिग्री का, 132 डिग्री का, ठीक है ना। ये होता है आपका आर्क, सर्कल की सरकमफेरेंस का एक टुकड़ा। ये सेंटर पे 132 डिग्री का कोण बनाता है केंद्र पे। AB को बिंदु P तक आगे बढ़ाया जाता है। अब हमने यहां पे AB को आगे बढ़ाया पॉइंट P तक, तो ये AB है, इसको मैंने यहां P तक बढ़ा दिया है, P तक AB को। तो आपसे पूछा है CBP, यानी कि इसको यहां से मिला दीजिए। CBP ये वाला एंगल आपसे पूछा, ये वाला एंगल CBP। बताओ जी। देखो वैसे तो तरीके बहुत सारे करने के, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर 2 थ्योरम यहां पे लगेंगी। अगर किसी भी आर्क से सेंटर पे जो कोण बनता है थीटा, सरकमफ्रेंस पे हमेशा आधा कोण बनता है θ/2, थ्योरम नंबर 1। दूसरा कि भाई अगर आपका मेरे प्यारे भाई ये एक सर्कल है और सर्कल के अंदर आप एक चतुर्भुज बनाते हो, तो इसे बोलते हैं साइक्लिक क्वालिटरल। साइक्लिक क्वालिटरल को आगे बढ़ाओगे तो ये कोण अगर एल्फा बन रहा है, तो इसके अपोजिट में ये जो कोण बनेगा अंदर की तरफ, इसे सटा हुआ है, इसके अपोजिट ये जो कोण बनेगा ये अल्फा ही होगा। तो यहां इस आर्क द्वारा सेंटर पे 132 है, तो परिधि पे कहीं कोण बनाएंगे तो 66 डिग्री का बनेगा, 132 का आधा। अब ये साइक्लिक नहीं बन गया, ABCD मान लीजिए साइक्लिक बन गया, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ये भुजा आगे बढ़ाने पर एक्सटीरियर एंगल भाई ये कौन है, तो जो एक्सटीरियर एंगल है मेरे प्यारे भाई, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये अपोजिट कोण के बराबर होगा, अपोजिट इंटीरियर के, यानी कि 66 डिग्री का होगा, ये 66 डिग्री का आएगा मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अच्छा सवाल, नाइस क्वेश्चन। भानु सिटी ए से सिटी बी तक ट्रेवल करता है। भानु अपनी स्पीड को
भानु अपनी कार को अपनी सामान्य चाल का 3/7 से चलाता है तो शहर बी तक 28 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर भानु अपनी कार नॉर्मल स्पीड से चलाता है तो शहर ए से बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखिए, भानु को सिटी ए से सिटी बी तक जाना है, ए से बी तक, यानी कि भानु को सेम डिस्टेंस कवर करनी है। और आपको पता है अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होता है। समझ में आया? भानु ने क्या किया, भानु ने अपनी जो स्पीड है नॉर्मल स्पीड का 3/7 कर दी। भानु ने अपनी स्पीड को 3/7 टाइम्स कर दिया, 3/7 टाइम्स, यानी कि स्पीड अगर 7 थी 3 कर दी तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा। टाइम का रेशियो मेरे प्यार भी 7/3 गुना, उल्टा रिवर्स रेशियो, यानी कि अगर भानु को 3 यूनिट टाइम लगता था ए से बी तक जाने में तो अब 7 यूनिट टाइम लगा, तो भानु को 4 यूनिट टाइम एक्स्ट्रा लगा। सवाल के अनुसार भानु 28 मिनट की देरी से पहुंचता है तो 4 की वैल्यू सवाल में 28 मिनट दिए बच्चों 7 गुना। तो अगर भानु अपनी नॉर्मल स्पीड से चले, इनिशियल स्पीड से चले तो भानु को कितना टाइम लगेगा 3 यूनिट। 4 की वैल्यू 28 से मेरे प्यारे भी 7 गुना, तो 3 यूनिट की वैल्यू भी 7 गुना आएगी 21 मिनट, 21 मिनट, यानी कि भानु अपनी सामान्य चाल से सिटी ए से बी तक 21 मिनट में ट्रेवल करता है। सी ऑप्शन आंसर है बच्चे। समझ में आया? क्या गजब का सवाल था। आगे चलेंगे। सवाल है आपके सामने 11, फटाफट ये भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिखाई दे रहा, करके बताओ जी क्या आंसर है। किसी काम को करने के लिए ए और बी बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं, जिसमें बी पहले दिन काम शुरू करता है, यानी कि अल्टरनेट डेज पर काम हो रहा है। पहले दिन बी काम करता है, फिर ए काम करता है, फिर बी काम करता है, फिर ए काम करता है। इस हिसाब से हर 2 दिन में सेम पैटर्न रिपीट होगा। हर 2 दिन में ए अकेले उस काम को 22 दिन में कर सकता है। ए अकेले 22 दिन में वो काम कर सकता है। अगर काम 11.5 दिन में पूरा हो जाता है तो बी उस काम का 3/4 कितने दिन में पूरा करेगा। भाई अल्टरनेट डेज पर काम कर रहे हैं, पहले दिन बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, हर 2 दिन में सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। आप बोलोगे यस सर। तो आप यानी कि जब भी कोई 2 दिन का पैटर्न होगा, पहले दिन बी, फिर जो है अगले दिन ए करेगा। अच्छा, काम 11.5 दिन में पूरा हुआ। 11.5 के नजदीक जो नंबर है इवन नंबर वो 12 है। अगर काम 11.5 की बजाय 12 दिन में होता तो 6 दिन काम बी करता, 6 दिन काम ए करता, पर काम हुआ है 11.5 दिन में। काम 11.5 दिन में हुआ है, 12 से आधा दिन कम में हुआ है। तो यानी कि ए ने सबसे आखिर में काम किया होगा, पहले बी फिर ए, फिर बी फिर ए, फिर बी फिर ए। तो यानी कि बी ने मेरे प्यारे ए ने 6 दिन काम नहीं किया, ए ने 6 से आधा दिन कम काम किया होगा। तो ए ने काम किया है मात्र 5.5 दिन। यानी कि मैं कह सकता हूं अगर ए 5.5 दिन काम करता है और बी 6 दिन काम करता है तो काम पूरा हो जाता है। अल्टरनेट डेज पे काम हुआ 11.5 दिन में, शुरुआत बी ने करी है, 11.5 दिन में हुआ तो बी ने 6 दिन काम किया होगा, ए ने 5.5 दिन काम किया होगा। ए काम को 22 दिन में कर सकता है। अगर ए किसी काम को 22 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/22। तो ए 5.5 दिन में कितना काम करेगा, 5.5 से 22 4 बार कट जाएगा, 1/4, यानी कि ए ने टोटल काम का 1/4 किया होगा। ए ने टोटल काम का 1/4 किया होगा कि नहीं किया होगा। आप बोलोगे हाँ सर। अगर टोटल काम 1 है तो 1 में से 1/4 काम ए ने किया, तो बचा 3/4 काम, बचा 3/4 वर्क। आप बोलोगे यस सर, यानी कि बचा 3/4 काम किसने किया है, बी ने किया है। वो कितने दिन में, 6 दिन में। और ये तो पूछा है बी काम का 3/4 कितने दिन में करेगा, तो बी काम का 3/4 6 दिन में करेगा। ये आंसर है। बहुत अच्छा गजब का सवाल है मेरे भाई। टोटल काम तो 1 होता, अगर 1/4 ए ने किया है तो बचा 3/4 बी ने किया होगा, 6 दिन में किया है। खत्म। आइए निम्नलिखित को सरल कीजिए। एनटीपीसी का सवाल है मेरे भाई, और देखो ये है फॉर्मूला पे बेस्ड। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूं। अगर प्यारे भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब को आप डिवाइड करते हैं किससे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से, तो डिवाइड करने पर ए प्लस बी आता है। ये अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है। हाँ बेटा सेम ही है, बस यहां ए की जगह लिख दिया 289, 289 गुणा 289 गुणा 289 3 बार। बी के जगह लिख दिया 111, 111 गुणा 111 गुणा 111 3 बार। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे क्या आएगा 289 गुणा 289 ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अगर डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से, तो डिवाइड करने पर ए प्लस बी आएगा। 289 प्लस 111 यानी कि 400 इस सवाल का आंसर है।
आसान सवाल है। देखो भाई, ये प्रीवियसर का जैसे सवाल है, मैं आपको यहां पे करा रहा हूं मॉक टेस्ट में, आप एक खुद से भी लगा सकते हो। अगर आप हमारी एप्लीकेशन पे जाओगे, टेस्ट रैंकिंग पे, टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन है, नहीं डाउनलोड किए तो डाउनलोड कर लेना। मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जाओगे, पहले तो एसएससी के टेस्ट है, बाद में है ये रेलवे के टेस्ट। रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियसर के सारे 20 टेस्ट जो 2021 में पेपर हुआ था, सारी शिफ्ट के, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, हर डेट के टेस्ट यहां पे फुल है ना। 100 क्वेश्चन का, 100 मार्क्स का, 90 मिनट का टेस्ट फ्री अपलोड है। जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करके लगाइए। और ये फ्री टेस्ट आपको पहले लगाने, उसके बाद ये जो नए टेस्ट हैं ये पेड है। 99 रुपीज में एप्लीकेशन पर जितने भी टेस्ट हैं आपको मिल जाएंगे मेरे भाई। केवल 99 में पूरे भारत में सबसे सस्ती टेस्ट सीरीज हमारी है, बढ़िया भी है। ठीक है, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, यहां से आपको टेस्ट लगाने हैं। आ जाओ। 3 आदमी एक साथ टहलने के लिए निकलते हैं, उनके कदमों की लंबाई 90, 95 और 75 सेंटीमीटर है। प्रत्येक को कितने मिनिमम दूरी तय करनी चाहिए ताकि वे उस दूरी को पूर्ण कदमों में कंप्लीट कर सकें। देखो मेरे, 3 आदमी एक साथ टहलने के लिए निकलते हैं। पहला आदमी एक कदम में 90 सेंटीमीटर जाता है, दूसरा आदमी हर एक कदम में 95 सेंटीमीटर जाता है, और तीसरा आदमी जो है हर एक कदम में 75 सेंटीमीटर जाता है। 75 सेंटीमीटर बोला है। कितनी मिनिमम डिस्टेंस कितनी चलनी चाहिए सो दैट दे कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप, यानी कि सब कंप्लीट स्टेप चले। ऐसा नहीं कि किसी को 2.5 कदम चलना पड़ रहा है, किसी को 4.5 कदम चलना पड़ रहा है। यानी कि आपको मिनिमम ऐसी संख्या निकालनी है जो इन तीनों से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, कि वो दूरी जो होगी कंप्लीटली चली जाएगी इन तीनों के द्वारा। तो एक ऐसी संख्या सबसे छोटी जो इन तीनों से भाग हो जाए, इनका एलसीएम। तो हमें कुछ नहीं करना था, केवल इनका एलसीएम निकालना था, बात खत्म। ठीक है भाई, लेकिन आंसर बताना है मीटर में। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये मीटर में आंसर है, तो सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो यहां पे ये 0, ये आ जाएंगे आंसर। ये आंसर अब जो है आपके सेंटीमीटर में हो गए सारे, सेंटीमीटर में। 90 से कटने वाला नंबर है मेरे प्यारे भाई, तो एंड में 0 आएगा, तो ये दोनों आंसर नहीं है। 90 में 9 आ रहा है, 9 से कटने वाला नंबर होगा 5, 5, 10, 8, 18, 9 से कटता है। 8, 7, 15, 6, 21, 9 से नहीं कटता, आंसर नहीं है। 8550 आ गया मेरे भाई। 8550 सेंटीमीटर, मीटर में आएगा 85.5 मीटर। ठीक है, अच्छा सवाल था, सभी बच्चे समझ पाए होंगे। क्लियर है? किसी को कोई समस्या? आ जाओ। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ दिस। मीन प्रोपोर्शनल बताना है, पता होना चाहिए। अगर दो संख्याएं ए और बी हैं, उनका मध्य अनुपात निकालना है, तो दोनों की गुणा करके अंडर रूट ले लीजिए, इनकी गुणा करो। 12 + 6 रूट दे 2। हालांकि इसमें क्या कॉमन है, 12 + 6 रूट 2 में यहां से 6 कॉमन है, 6 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में 2 + रूट 2। ये क्या है मेरे प्यारे भी, 8 - 4 रूट 2। 8 - 4 रूट 2 में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में 2 - रूट 2। बात आई समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई है। अब आप ये देखो, ये क्या है, ये a + b और ये a - b सेम बन गया ना। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो a² - b² हो जाएगा। अभी ये 6 × 4 तो 24 हो गया। a + b a - b, a² - b² क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2 आ गया। 24 दूनी 48, 48 मतलब 16 × 3 = 48, 16 का रूट 4 आ जाएगा, 3 का रूट 3। 4 रूट 3 इस सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन। भाई सवाल, 2 पॉइंट हैं x, 7 और 1, 15, उनके बीच की दूरी 10 यूनिट है। तो आपसे पूछा x की पॉसिबल वैल्यू क्या है। गजब का सवाल है, एनटीपीसी का पूछा हुआ। मेरे भाई, मेरे सुंदर दोस्त, 2 पॉइंटों के बीच की दूरी, अगर 2 पॉइंट x1 y1 और x2 y2 हैं, तो उनके बीच की दूरी का कॉन्सेप्ट है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट है। यहां पर ये 2 पॉइंट, इनके बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा मेरे प्यारे भाई, x2 - x1 का स्क्वायर अंडर रूट में लीजिएगा मेरे भाई, अंडर रूट 1 में से x घटाओ, 1 - x का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, 15 में से 7 घटाओ, 15 - 7 8 का स्क्वायर। ये दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी आएगी, और मेरे प्यारे भाई ये 10 है।
10 यूनिट है। क्लियर है? समझ में आया? हमें x का मान निकालना है, x की पॉसिबल वैल्यू। एक बार बताएं, ये 10 और 8 को देख के घंटी बजती है, आपको पता है 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर ही 10 स्क्वायर होता है भाई? बोलो, यानी कि 6 8 10 ट्रिपलेट बन जाएगा, अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 10 आएगा कि नहीं? यानी कि ये जो वैल्यू होगी 1 माइनस एक्स, ये 6 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए मेरे प्यार भी? 1 माइनस एक्स 6 होनी चाहिए, क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट लग गया, 6 8 10 6। लेकिन एक गलती है मेरे भाई, ये वैल्यू 6 भी हो सकती है और -6 भी हो सकती है। अगर 1 माइनस एक्स 6 हुआ तो भी ठीक है, अगर 1 माइनस एक्स -6 हुआ तो -6 का स्क्वायर भी तो 36 होता है। चाहे आप +6 का स्क्वायर कर लो तो भी 36 आएगा, -6 का स्क्वायर कर लो तो भी 36 आएगा। तो ये वैल्यू जो 1 माइनस एक्स है, आप +6 भी ले सकते हैं और -6 भी ले सकते हैं। तो यहां से दो आंसर आएंगे। अगर मैं एक्स का मान +6 लूंगा तो ये आ जाएगा मेरे भाई -5। अगर मैं x का मान -6 लूंगा तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे भी -6, अगर लूंगा तो 7 आ जाएगा। x की दो वैल्यू आएंगी, -5 और 7। ये आंसर है डी। अब आई बात समझ में? अच्छा सवाल। 6 आदमी खाना खाने के लिए एक होटल में गए, उनमें से 5 आदमियों में से हर एक ने अपने खाने पर 30 रुपए खर्च किए। छठे आदमी ने सभी 6 के एवरेज से 50 रुपए ज्यादा खर्च किए। सभी आदमियों द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि, टोटल मनी स्पेंट बाय ऑल दी पर्संस। अगर आपने चैनल फॉलो किया है तो आपने कौन से पढ़ा होगा, ये एवरेज का दी पॉपुलर कंसेप्ट है। मैंने पूरा एक 15 मिनट की वीडियो बना के कॉन्सेप्ट समझाया इसी में चैनल पे। देखिए, 6 आदमी एक होटल में खाना खाने के लिए गए, 5 आदमियों ने हर एक ने 30 रुपए खर्च किए। इन 5 आदमियों ने हर एक ने मेरे प्यार भी सब ने 30 रुपए खर्च किए, 30 रुपए। जो छठा आदमी आया, जो 6th पर्सन है, जो छठा आदमी आया है मेरे प्यारे भाई, उसने सभी, यानी कि इन लोगों का जो एवरेज है वो 30 है। 5 आदमियों ने हर एक ने कितना कितना पैसा खर्च किया? इन 5 लोगों ने हर एक ने 30 रुपीस खर्च किए बेचारों ने। छठे आदमी ने सभी 6 लोगों के एवरेज से 50 रुपए ज्यादा खर्च किए। यानी कि अगर सभी 6 लोगों का अगर एवरेज ए है, अगर सभी 6 लोगों का एवरेज अगर ए है, तो छठे आदमी ने मेरे प्यारे भाई 50 रुपए ज्यादा, ए प्लस 50 रुपए खर्च किए, ए प्लस 50 रुपए। ठीक है, अब एक बात बताओ, सभी लोगों का एवरेज ए है, छठे आदमी ने मेरे प्यारे भाई ए से 50 रुपए ज्यादा खर्च किए। अगर ये 50 रुपए छठे आदमी को खर्च ना करके, अगर ये 50 रुपए इन 5 लोगों के बीच बांट दिए जाएं, 5 लोगों के बीच बांट दिए जाएं मेरे प्यारे भाई, तो ये 5 लोगों का एवरेज खर्चा कितना आ जाएगा? 40 रुपए आ जाएगा 5 लोगों का। तो आप ये देखो, ये 50 रुपए छठे आदमी से खर्च ना करवा के 5 लोगों के बीच बांट दिए जाए, तो भाई इन 5 लोगों का एवरेज खर्चा 40 रुपए, छठे आदमी का ए रुपए और सभी आदमी का भी ए आ गया। सबका बराबर नहीं आ गया? सारे आदमियों का खर्चा ए, छठे आदमियों का ए, इन 5 लोगों का एवरेज खर्चा भी 40 रुपए है, यानी कि ए का मान ही 40 आ गया। यानी कि मेरे प्यार में 6 लोगों का जो एवरेज खर्चा है, एवरेज कॉस्ट 40 रुपए आ गया 6 लोगों का। तो 6 लोगों का टोटल कॉस्ट कितना आ गया? 6 से गुणा 240 रुपए। आंसर है बी ऑप्शन। ये है, ठीक है ना? चैनल पे अगर आप जाइएगा कॉन्सेप्ट किंग पे, तो ऐसी ना बहुत सारी कंसेप्चुअल वीडियोस हम बनाते हैं, छोटी छोटी मेरे भाई, छोटी छोटी। तो आरपीएफ कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज हमने कराई थी, है ना? ये देखो, एसआई सीआई के सवालों में हम टाइम कैसे पता करते हैं, पाइप सिस्टम में टंकी कितने बजे भरेगी, कितने बजे खुलेगी, ये देखिए एवरेज का ये 20 मिनट की एक वीडियो है मेरे भाई, इसमें इस टाइप के सवाल मैंने एक्सप्लेन किए हैं, देखिएगा, और भी अच्छे बताए हैं। आ जाओ, 16वां हुआ है, 17वां। एक पंसारी को इन व्हाट रेशियो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स 2 वैरायटी ऑफ राइस कॉस्टिंग 165 एंड 285 रुपी पर केजी रेस्पेक्टिवली टू गेट ए मिक्सचर ऑफ राइस वर्थ 195 रुपी पर केजी। 2 टाइप के चावल है मेरे भाई, राइस ये ना, एक का प्राइस 165 रुपए पर केजी, दूसरे का 285 रुपए पर केजी। बोला किस रेशियो में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 195 रुपए पर केजी हो। ये एलिगेशन वाला सवाल है, प्राइस पे एलिगेशन लगा दो, रुपी पर केजी पे आ जाएगा। 285 में से 195 घटाएंगे तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 90। 195 में से
165 घटाएंगे 30, तो 90:30, 30 से चला गया 3:1, 3:1 के अनुपात में मिलाना है, बात खत्म। ठीक है। सवाल है, टू रेगुलर पॉलीगन हैव सेम नंबर ऑफ साइड। दो समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्या बराबर है, उनकी लंबाई का रेशो 7:5 है। बड़े बहुभुज का एरिया 1127 सेंटीमीटर स्क्वायर है, छोटे पॉलीगन का एरिया क्या है? गजब सवाल है मेरे भाई, बढ़िया लगा हमें। अभी तक आपने मेरे भाई ट्राइंगल की सिमिलरिटी पढ़ी होगी, आज ये सवाल आप देख रहे हो पॉलीगन की सिमिलरिटी पे। दो रेगुलर पॉलीगन है, उनमें नंबर ऑफ साइड सेम है, जैसे 5 भुजाओं वाले, 7 भुजाओं वाले, 8 भुजाओं वाले, कैसे भी मान लीजिए, यानी दो अलग अलग रेगुलर पॉलीगन है, अलग अलग साइड के, उनमें नंबर ऑफ साइड सेम है मेरे प्यारे भाई। उनकी लंबाइयों का, उनकी जो भुजाएं हैं, उनकी लेंथ का रेशियो 7:5 है मेरे भाई। दो रेगुलर पॉलीगन है, यानी कि सारे अंदर के कोण बराबर हैं मेरे प्यारे, सारी भुजाएं उनकी बराबर है। तो अगर दो रेगुलर पॉलीगन हैं अलग अलग डायमेंशन के, तो जो उनकी लंबाई का रेशियो है, एरिया का रेशियो जो होगा उन रेगुलर पॉलीगन के एरिया का रेशियो, वो लंबाई के रेशियो का स्क्वायर नहीं होगा। अगर लंबाई का रेशियो 7:5 है तो इसका स्क्वायर कर दिए, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25 से एरिया का रेशियो आएगा। अगर कोई भी दो मेरे दोस्तों सिमिलर फिगर हैं, चाहे उसमें कैसी भी हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे सर्कल हो, चाहे पॉलीगन हो, अगर उनके सारे एंगल सेम है, दो रेगुलर पॉलीगन है बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, नंबर ऑफ साइड सेम, अगर नंबर ऑफ साइड सेम है तो उनके सारे इंटीरियर एंगल सेम होंगे, नहीं कि वो साइज में छोटे बड़े होंगे लेकिन उनकी शेप सेम होगी। एरिया का रेशियो निकालना है तो साइड के रेशियो का स्क्वायर कर दीजिए। बड़े बहुभुज यानी कि पहले वाले का एरिया 1127 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 49 के लो 1127 से बताओ कितना, 49 दूनी 98, बचेगा ये 14, तो 30 बार जाएगा, तो दूसरे वाले का एरिया भी 25 गुणा 23 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, तो ये आपका 625 से 50 कम आ जाएगा, 575, 575 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। बढ़िया सवाल था। एक फैक्ट्री में 96 इंप्लॉय हैं, उनकी एवरेज एज 32 साल है। मेल की एवरेज 41 साल है, महिलाओं की एवरेज एज 25 साल है। फैक्ट्री में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। एवरेज एज पे सवाल आ गया, एवरेज एज पे। एक फैक्ट्री में टोटल कितने लोग हैं? 96, और फैक्ट्री के सभी लोगों की एवरेज एज 32 साल है, सभी लोगों की। मेल की एवरेज एज है 41 ईयर, 41 साल पर मेल। फीमेल की एवरेज एज है 25 साल, 25 साल। जबकि फैक्ट्री में काम करने वाले सभी लोगों की, मेल प्लस फीमेल की एवरेज एज 32 साल है। तो एवरेज एज पे एलिगेशन लगाओगे तो लोगों की संख्या का रेशियो आता है। एवरेज एज ऐसे कैसे निकाली जाती है? सारे लोगों की टोटल एज जोड़ दो और लोगों की संख्या से डिवाइड कर दो। तो लोगों की संख्या से डिवाइड करते हैं तो एलिगेशन लगाने से लोगों की संख्या का अनुपात सीधा आ जाएगा। 32 माइनस 25 7 हो गया। अब 41 माइनस 32 यहां पे 9 हो गया। नंबर ऑफ फीमेल पूछा है, 9 आया, 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल एक ही है, डी, ये आंसर है। अगर टोटल लोग पूछेंगे तो मेल प्लस फीमेल मिलाकर कितने, 7 और 9 16, और टोटल फैक्ट्री में 96 लोग हैं, 6 गुना। तो फीमेल भी आपकी 9 है, 9 की वैल्यू भी 6 गुना आएगी, 54, ये आंसर आ जाएगा। 54 फीमेल है, एलिगेशन के कॉन्सेप्ट से होगा। सवाल नंबर 20, 40% पेट्रोल वाले पेट्रोल एथेनॉल के 13 लीटर मिश्रण में 3 लीटर शुद्ध पेट्रोल मिलाया जाता है। रिजल्टेंट मिक्सचर में एथेनॉल का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। भाई ये भी गजब सवाल लग रहा है, मजा आ गया सवाल पढ़ के। तो देखिए मेरे भाई, हमारे पास एक पेट्रोल और एथेनॉल का मिश्रण है, हमारे पास एक पेट्रोल और एथेनॉल का मिश्रण है मेरे प्यारे भाई। कितना मिश्रण है? 13 लीटर मिश्रण है, 13 लीटर। उसमें पेट्रोल कितना है? 40% पेट्रोल है। उसमें हमने 3 लीटर पेट्रोल ऐड किया, तो बोला है अब 3 लीटर पेट्रोल ऐड करने के बाद जो नया मिक्सचर बना उसमें एथेनॉल का परसेंटेज क्या होगा? भाई हमने एथेनॉल थोड़ा ना ऐड किया है, एथेनॉल मिश्रण में जितना पहले था अब भी उतना ही रहेगा। हमारे पास शुरुआत में 13 लीटर मिश्रण है, 13 लीटर, 13 लीटर में कितना पेट्रोल है? 40%।
अगर 100% में से 40% पेट्रोल ही है तो बाकी का 60 क्या है? 100 में से 40 घटे, बाकी का 60% एथेनॉल है। यानी कि हमारे पास जो मिश्रण है उसमें 13 लीटर का 60% एथेनॉल है। अब हमने 13 लीटर मिश्रण में 3 लीटर पेट्रोल मिलाया, तो हमने पेट्रोल मिलाया, एथेनॉल नहीं मिलाया, यानी कि एथेनॉल इतना ही रहेगा जितना पहले था। लेकिन मिश्रण 13 और प्लस 3 16 लीटर हो गया। तो अब हो गया 16 लीटर मिश्रण जिसमें आपका एथेनॉल है ये 13 का 60%। 4 से जाएगा 60 15 बार, 4 से जाएगा 16 4 बार, तो 15 गुणा 13 आ जाएगा जी 195/4। है भी 48 चौका 192, 3/4 तो 48.75% आंसर आ गया मेरे प्यारे भी। 48.75% एथेनॉल का परसेंटेज होगा। एनटीपीसी में आया था भाइयों ये सवाल भी। कर लोगे? अच्छा सवाल है, मजेदार। आगे चलते हैं। अनिल के पास 1224 रुपए, ठीक है, बहुत बढ़िया है भाई, एहसान किया अनिल जी ने। उन्होंने इसे अपने दो बेटे अशोक और राज के बीच बांट दिया, दो बेटों के बीच, और उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 4% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। अनिल है पापा, पापा अनिल के पास 1224 रुपए हैं। दो बेटों को बुलाया, इधर आ, दोनों बेटों को पैसे दे दिए थोड़े थोड़े, जाओ। अशोक और राज उनके दो बेटे हैं, और दोनों को बोला कि जाकर चुपचाप इन पैसों को बैंक में जमा कर दो, बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 4% का, ईयरली कंपाउंडेड वार्षिक चक्रवृद्धि। यह देखा गया कि अशोक और राज को 13-14 साल के बाद सेम अमाउंट मिला। आफ्टर जो है 13 एंड 14 ईयर रेस्पेक्टिवली, अशोक एंड राज गॉट द सेम अमाउंट। अमाउंट मतलब मिश्र धन, यानी कि जो पैसा अनिल ने दोनों को दिया था वो प्रिंसिपल प्लस दोनों को ब्याज भी मिल रहा है हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट मिला के जो अमाउंट बना 13 साल के बाद अनिल का, 14 साल के बाद राज का सेम मिला। तो अनिल ने राज को, मेरे भाई यानी कि दूसरे वाले बेटे को, कितना पैसा दिया था, कितना अमाउंट दिया था। बहुत बढ़िया, गजब सवाल है। देखो मेरे भाई, जब भी ऐसा सवाल आए सेम अमाउंट, सेम अमाउंट, ये एक स्पेशल केस है मेरे प्यार में, और इसका डायरेक्ट शॉर्टकट है, वही आपको लगाना है। अगर ब्याज की दर 4% यानी कि 1/25 है, ब्याज की दर है 1/25, यानी कि एक साल में अगर आप 25 इन्वेस्ट करोगे तो एक साल एक ब्याज मिलेगा। यानी कि एक साल में मेरे दोस्तों आप 25 इन्वेस्ट करोगे एक साल में तो वो 26 हो जाएगा एक साल में। इसे बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, एक साल का है ना। एक साल में 25 पर एक ब्याज मिलेगा तो एक साल में 25 रुपए 26 हो जाएंगे। अब दो लोगों को सेम अमाउंट मिला, सेम अमाउंट मिला। अब बस ये देखा करो कितने टाइम के बाद, 13 साल और 14 साल के बाद, तो टाइम में एक साल का गैप है। अगर टाइम में एक साल का ही गैप है तो आपको इसकी पावर 1 करना है। अगर टाइम में 2 साल का गैप होता तो पावर 2 करते, 3 साल बाद अमाउंट सेम होता तो पावर 3 करते, 4 साल बाद अमाउंट सेम होता तो पावर 4 करते। दिस इज द लॉजिक, यही लॉजिक है मेरे प्यारे भाई। यानी कि पैसा जो बांटा जाएगा अशोक और राज के बीच इसी रेशियो में बांटा जाएगा। ये रेशियो आ गया, बस ये देख लो कि अशोक को कितना मिलेगा, राज को कितना मिलेगा। देखिए अशोक का 13 साल बाद और राज का 14 साल बाद अमाउंट बराबर होगा, तो अशोक के पास टाइम कम है, अशोक के पास टाइम कम है, तो अशोक को मेरे प्यार में ब्याज कम मिलेगा, तो अशोक का शेयर ज्यादा होना चाहिए। देखो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सीआई, ये होता है। अब अशोक के पास टाइम कम है तो ब्याज कम मिलेगा, तो अशोक का शेयर ज्यादा होना चाहिए, तभी अमाउंट सेम रहेगा दोनों का। राज के पास समय 14 साल है, ज्यादा समय है राज के पास, तो राज के पास समय ज्यादा है, ब्याज ज्यादा मिल जाएगा, तो राज का शेयर कम होना चाहिए, यानी कि 25 राज का होना चाहिए। तो ये अशोक और राज के शेयर का रेशियो आएगा, तो राज का शेयर होगा मेरे भाई 25 का मल्टीपल, ठीक है। तो यानी कि राज का जो शेयर होगा वो 25 यूनिट होगा। आउट ऑफ टोटल दोनों का कितना है, दोनों का टोटल है जी 26 और 25 51, कितने का, 1224 रुपए का, ये राज का शेयर आ गया। 1224 रुपए में अशोक ने अनिल ने अशोक राज को इतने रुपए दिए होंगे, राज का शेयर आ गया।
51 दूनी 102, 20 बचा 51 दूनी 200, 4 25 गुणा 24 600 रुपए, 600 रुपीज। इस सवाल का आंसर आ गया मेरे भाई। गजब का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर यहां से सी करें। समझ में आ गई बात? आप बोलोगे सर गजब तरीके से समझ में आई, मजा आ गया। दिल गार्डन गार्डन सा हो लियो हमारा। तो 22वां सवाल करेंगे। ये भी एनटीपीसी के पेपर में आया है। बोला है एक वस्तु को अंकित मूल्य के मार्क प्राइस के 90% पर बेचने से 7% का लॉस होता है। अगर वस्तु को मार्क प्राइस पर बेचा जाता है तो कितने परसेंट का लाभ होगा? बच्चे बड़े उल्टे सीधे गंदे गंदे तरीके करते हैं, मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा करने का। देखिए, लाभ या हानि, प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है? सीपी पे। सीपी क्या होता है? क्रय मूल्य 100%। 100% से कोई सामान जितना ज्यादा में बिका, सपोज 100 का सामान 120% में बिका, तो 20% एक्स्ट्रा आपका लाभ हो जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट यह है कि कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट ऐड करने के बाद सेलिंग प्राइस आएगा। मार्क प्राइस अंकित मूल्य पर डिस्काउंट छूट देने के बाद सेलिंग प्राइस आएगा। अब एक आर्टिकल को मार्क प्राइस के 90% बेचा, 90% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/10। 90% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/10 ये होता है मेरे भाई। यानी कि यहां मैंने मान लिया कि अगर एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 10 है, मैंने मान लिया कि माना एक वस्तु का मार्क प्राइस या अंकित मूल्य 10 है, तो हमने सामान को 10 का 90% क्या होता है? 10 का 90% होता है 9। 10 का 90% 9। हमने सामान को 9 यूनिट में बेचा और हमें 7% का लॉस हुआ। 100% के सीपी पे 7% का लॉस हुआ तो सामान बिका कितने में? 93% में। 100 में से 7 घटाइए, सामान बिका कितने में? 93% में बिका। तो 9 की वैल्यू 93% है। बोले अगर आर्टिकल को मार्क प्राइस में बेचा जाए, मार्क प्राइस 10 मैंने माना है, तो अगर मार्क प्राइस 10 में बेचोगे मेरे प्यारे भाई, तो कितना आपका प्रॉफिट होगा? ये तो है। 9 की वैल्यू 93% है, 10 की वैल्यू आपको निकालनी है। 9 की वैल्यू 93 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? मुझे बस ये बता दो, 1 यूनिट की वैल्यू निकालो। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 93/9। 1 यूनिट की वैल्यू जो कि आपका 3 से चला जाएगा मेरे भाई 31/3। 31/3%। 31/3 का क्या मतलब है? 3 2 शाम 30 है भी, और 1/3 आ जाएगा मेरे प्यार भी 0.33, तो 10.333% आएगा। 10.33% के आसपास आएगा। समझ में आया? अगर 9 की वैल्यू 93% है तो 1 की वैल्यू आएगी जी 10.33। तो 10 की वैल्यू क्या आएगी जी? 10 गुना। 10 की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई 10 गुना, यानी कि 103.33%। ये आएगा अप्रोक्स में, ये आएगा 10 गुना। अगर 1 की वैल्यू 9 की वैल्यू 93% है तो 1 की वैल्यू आएगी भैया 93/9। ठीक है, 31/3 यानी कि अप्रोक्स 10.333333 आएगा। 10 से गुणा करेंगे तो 10 गुना 103.33%। अब आप बताओ, अगर आप सामान को मार्क प्राइस पे बेचोगे अंकित मूल्य पे, तो 100% के सीपी का सामान 103.33% में बिकेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा है डी 3.33% जो आपको एक्स्ट्रा हो रहा है, ये प्रॉफिट हो जाएगा। 3.33% आपका जो एक्स्ट्रा है वही प्रॉफिट हो जाएगा। बात खत्म। ठीक है, चलिए। यदि 5% ब्याज की दर से 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस 244 रुपए है, तो प्रिंसिपल बताइए। 3 साल के सीआई और एसआई के डिफरेंस का कॉन्सेप्ट मैं पहले ही बता चुका हूं बच्चों। ये ब्याज की दर है 5%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। 1/20 ब्याज की दर है। 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया है। 3 साल के लिए हमेशा एक रेशो याद रखिए, 3:3:1। कभी भी सीआईएसआई के डिफरेंस पे सवाल आए 3 साल के लिए होगा। ये जो बाद की कैलकुलेशन है 2, यही 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस देती है बाद की कैलकुलेशन। बच्चों, अगर ब्याज की दर 5% 1/20, कहानी 3 साल की है, तो जो भी बटे में होगा, बटे में 20 है, जो भी बटे में होगा, कहानी 3 साल की है, उसकी पावर 3। पावर 3 आप प्रिंसिपल मान लीजिए कि माना प्रिंसिपल 20 का क्यूब है, 20 का क्यूब। हमेशा पावर 3 को एलसीएम मान लीजिए, जो भी इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में होगा वो। अब इसका 5% निकालते जाओ, 5% मतलब 1/20 करते जाओ। प्रिंसिपल है 20 का क्यूब, इसका 1/20 करेंगे, 20 से भाग 20 स्क्वायर। 20 स्क्वायर का 5% 1/20 करेंगे 20। 20 का 1/20 करेंगे 1।
1/20 करते जाओ, 5%, 20 क्यूब का 1/20, 20 स्क्वायर, 20 स्क्वायर का 1/20, 20, 20 का 1/20, 1 ही आएगा। बात की कैलकुलेशन करिए मेरे प्यारे भी, 20 तिया 60, 1 एकम 1, 20 तिया 60, 1 एकम 1 यानी कि 61, 60 और 1 61। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपका प्रिंसिपल 20 का क्यूब है, अगर आपका प्रिंसिपल 20 क्यूब है तो 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस 61 होगा, जबकि 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस है 244 रुपए। बताओ कितने गुना? 4 गुना, 4 टाइम्स। अगर ये 4 गुना है तो आपका प्रिंसिपल भी 20 क्यूब का जो है 4 गुना होगा, यानी कि 8,000 का 4 गुना 32,000 रुपए आपका प्रिंसिपल मूलधन आ जाएगा। बस यही आंसर है, ऑप्शन नंबर जो है वो सी करेक्ट होगा। जो भी आंसर आएगा 8,000 का मल्टीपल ही आएगा आगे। अच्छा सवाल था ये। सवाल नंबर 24 करिए फटाफट से। कौन करके बताएगा जी हमें? परसेंटेज का क्वेश्चन है। एक कर्मचारी का वेतन पहले 8% बढ़ाया जाता है और फिर 8% घटाया जाता है। उसके वेतन सैलरी में कितने परसेंट का चेंज होगा? देखिए वेतन हो या कुछ भी हो, किसी संख्या को पहले अगर x% बढ़ाया जाता है फिर x% घटाया जाता है तो संख्या में जो नेट चेंज होगा वो x² बटे 100% डिक्रीज होगा, घट जाएगी, यानी कि 64/100 0.64% आदमी का वेतन कम हो जाएगा। यह फॉर्मूला है जो आपको पहले से पता होना चाहिए। इसके लिए आपको सक्सेसिव का 1-1.25 घंटे बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक क्लास करनी पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है नी। हम आपको मॉक सॉल्व करा रहे हैं। बोला 28 क्रिकेट बल्लों का क्रिय मूल्य 32 क्रिकेट बल्लों के विक्रय मूल्य के समान है, तो लॉस परसेंटेज क्या है? यानी कि 28 क्रिकेट बैट का जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके बराबर है? 32 क्रिकेट बैट के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो इक्वल कर दिया। यहां से मैं एक बैट के सीपीएसपी का रेशियो निकाल सकता हूं, 4 सत्ते 28 और 4 अट्ठे 32, ये इधर आ जाएगा। तो सीपी से एसपी का रेशियो आ गया मेरे प्यारे भाई यहां पे 8/7। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर कोई प्रॉब्लम नहीं। आपसे पूछा लॉस परसेंटेज क्या है, यानी कि 8 रुपए का बैट 7 रुपए में बिक रहा है, तो नुकसान कितने का है? 1 का, 8 के सीपी पर, और 1/8 कितना होता है? 12.5% का आपका लॉस हो गया। एकदम बेसिक सवाल ये बताइए, 450 मीटर और 350 मीटर लंबाई वाली दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, 80 और 110 की स्पीड से चल रही हैं। पीछे से आ रही फास्ट चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा? तो मेरे भाई दो रेलगाड़ी हैं जिसमें फास्ट ट्रेन पीछे से आ रही है, फास्ट ट्रेन है सेकंड वाली, ठीक है। सेकंड ट्रेन मेरे प्यारे भाई 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है पीछे से, और ये आगे एक स्लो ट्रेन चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो जो पीछे से जो ट्रेन आ रही है फास्ट इसको स्लो ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा? तो यानी कि सेम डायरेक्शन में हो गया, तो टाइम आपको निकालना है। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। अब चाहे दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में चले, अपोजिट डायरेक्शन में चले, क्या फर्क पड़ता है? डिस्टेंस क्या होगा? दोनों ट्रेन की लंबाई का सम, 450 प्लस 350 यानी कि 800 मीटर, 800 मीटर आ गया, बटे रिलेटिव स्पीड। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2, 110 में से 80 घटाएंगे 30 आ गया, लेकिन यह किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में 5/18 ये आया मेरे भाई। ये आपका आंसर आएगा सेकंड में, क्योंकि यहां पे स्पीड को मीटर पर सेकंड में लिखा गया है, लेकिन पूछा है मिनट में। अब सेकंड को आपको मिनट में बदलना पड़ेगा बंधु। वो कैसे बदलोगे? सेकंड को अगर आपको मिनट में बदलना है तो 60 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा आपका मिनट में आंसर, ठीक है ना। कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन तो है नहीं। अब ये देखिए 1800 को 18 से काटेंगे तो 100 बार चला जाएगा, अब 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, तो ये आ गया 8/5, 8/5 का मतलब 1.6 मिनट। तो 1.6 मिनट ही सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। आ जाए, ये देखिए एक ट्रायंगल का एरिया 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके बेस, आधार और ऊंचाई का अनुपात 5:4 है, इसके आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सवाल, कुछ भी परेशानी नहीं है। यह है 5x और 4x, रेशियो हटाएंगे तो वेरिएबल आ जाएगा। किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 बेस गुणा हाइट। अब यहां पे एक ट्रायंगल का एरिया बेस जो है वो 5x है
और हाइट जो है मेरे भाई वो 4x है। क्लियर? और ये ट्राइंगल का एरिया सवाल में आपको दिया है 250 250। ठीक है, अब 2 से 4 दो बार कट जाएगा, 5 दूनी 10 से मेरे प्यारे भी 0 कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया, एक्स गुणा एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 25। तो यहां अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ से, तो एक्स का मान 5 आ गया बंधु। जब एक्स का मान 5 आ गया, अब आपसे पूछा है बेस आधार की लंबाई, और आधार की लंबाई मेरे प्यारे भाई यहां पे 5x है। एक्स का मान 5 आया है, एक्स की जगह 5 रखेंगे तो 5 बचे 25। तो 25 इस सवाल का आंसर है, वो भी सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। आसान है। चलो, ये एनटीपीसी द्वारा 21 का सवाल है। यदि a प्लस बी प्लस सी 17 है, ए बी सी 168 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी 94 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। गजब का सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। देखो मेरे दोस्त, आप यहां पे दो रास्ते, या तो हिट एंड ट्रायल से अंदाजे से आप एबीसी की वैल्यू की चेक कर लो, एबीसी का मान निकालो, या फिर फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए इन दोनों ए प्लस बी प्लस सी और ए बी प्लस बी सी प्लस सी की टर्म में। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं लिख दे रहा हूं, तुरंत याद कर लीजिएगा भाइयों। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये आ जाएगा मेरे भाई कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आपको केवल वैल्यू रखने, देखो जैसे आपको यहां पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब निकालना है, यही तो निकालना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब आप यहां पे क्या रख दोगे बच्चों, ए बी सी का मान, ये ए बी सी मुझे पता है 168, तो 3 इंटू 168 वैल्यू रखनी है केवल, आंसर आपका आएगा ए प्लस बी प्लस सी, यहां पे 17 है, 17 रखो इंटू 17 का स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी 17 का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी 94, 94 का 3 गुना। तो आप मुझे बताओ ये कैलकुलेशन करके क्या आएगा, जल्दी से हमें बताइएगा। तो 94 का 3 गुना होता है 270 और 12 282। अब 289 में से 282 अगर आप घटाओगे तो 7 आ जाएगा इंटू 7। क्लियर है? तो ये आ गया जी 17 7 119 119। हमें ये निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। अब 168 का 3 गुना 480 और 24 504 हो गया। ये 504 जो है मेरे प्यारे भी इधर आ जाएगा, तो 9 4 13 3 आएगा मेरे भाई यूनिट डिजिट, अभी 623 623 सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है। ठीक है भैया, तो जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होंगे इस तरह के सारे सवाल आप नहीं कर पाओगे, इसलिए फॉर्मूला याद होने चाहिए। और इस देखो, ये तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc के 4 फॉर्मूले हैं अलजेब्रा में, और आपको चारों याद करने पड़ेंगे। अगर आपको इस तरह के बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं आते मेरे प्यारे भाई, तो फिर आपको हमारी हेल्प पड़ेगी। आप कैरविल एप्लीकेशन पे जो हमारा नया लाइव बैच अभी शुरू हुआ है, जिसमें हम 2026 में होने वाले एग्जाम की तैयारी करेंगे। जो बच्चे अभी ग्रेजुएट हुए हैं, जो 12वीं पास किए हैं मेरे भाई, जो फाइनल ईयर में, उनके लिए बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए उन बच्चों को, क्योंकि मैं यहाँ पे 7-8 महीनों में आपको पूरा मैथ्स पढ़ाऊंगा, परसेंटेज रेशियो सारा, अर्थमेटिक सारा, एडवांस बेसिक से मेरे प्यारे भाई। यहां तो हम केवल मॉक टेस्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहां भी हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एग्जांपल सीखेंगे मेरे प्यारे भाई, हम आपको फॉर्मूला लिखवाएंगे, शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, उसके बाद आपको सवालों की प्रैक्टिस कराएंगे। है तो बहुत अच्छी तैयारी होगी। और मैं तो आपको यह कह रहा हूं कि अब आप मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, चारों ही सब्जेक्ट, हम चारों ही टीचर्स की सारी लाइव क्लासेस, और लाइव क्लास कंप्लीट हो जाने के बाद रिकॉर्डेड, वो भी 2 साल तक, 2 साल की वैलिडिटी के साथ, 2 साल की वैलिडिटी के साथ कैरविल एप्लीकेशन पर कॉम्बो बैचेस 1599 में आपको मिल जाएंगे, केवल 1599 में, वो भी सारे के सारे।
आपको अलग अलग सब्जेक्ट का बैच लेने की जरूरत नहीं है। तो अभी मेरे दोस्तों इसमें जाके एनरोल करिए, अभी इसके रजिस्ट्रेशन ओपन है, ठीक है ना, होली तक, फिर बंद हो जाएंगे। सवाल नंबर 29वां, ये बताओ बच्चों, ये भी एनटीपीसी के पेपर में आया है। इन ए मॉडरेटली एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एक डिस्ट्रीब्यूशन में वैल्यू ऑफ मोड एंड मीन, बहुलक और माध्य जो है 31.5 और 34.2 है। तो आपसे पूछा है इस डिस्ट्रीब्यूशन की मीडियन, माध्यिका क्या है। अब आपको मेरे प्यारे भाई मीन, मीडियन और मोड के बीच का फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे मेरे भाई। इसे इंपेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं, मैं आपको यहां लिख दे रहा हूं, याद कर लीजिएगा। मोड बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। ये फॉर्मूला अभी तक रेलवे ने जो 5 पेपर लिए हैं, हर एक पेपर में इस फॉर्मूले पे सवाल आए हैं, हर एक पेपर में, हर एक पेपर में। आप जाइएगा यूट्यूब चैनल पे, आपको पता ही है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल, यहां पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। इस प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो रेलवे ने अभी तक 5 पेपर करवाए हैं टोटल। ये रही रेलवे 2024-25 एग्जाम ऑल टॉप क्वेश्चन, चाहे एएलपी का पेपर हो, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का, जूनियर इंजीनियर का, टेक्नीशियन का, और मैंने हर एक का सॉल्यूशन भी कराया, तो मुझे पता है अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं, एक भी ऐसी शिफ्ट नहीं रहा, एक भी ऐसा एग्जाम नहीं रहा जिसपे स्टैटिक्स में इस फॉर्मूले से क्वेश्चन ना आया हो। तो इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा, कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। कोई भी 2 वैल्यू आपको देगा और आपसे तीसरी वैल्यू पूछ लेगा। जैसे इस सवाल में आपको क्या दिया, बहुलक यानी कि मोड का मान दिया 31.5, ये आपको दिया है, ठीक है। मीडियन मेरे प्यारे दोस्तों आपसे पूछा है, मीडियन, मीडियन आपसे पूछा है क्वेश्चन मार्क, और मीन, मीन आपको दिया है माध्य 34.2, 2 इंटू 34.2। अब 34.2 का दुगुना 68.4, ये इधर आएगा, इधर आएगा मेरे प्यारे 68.4, इधर आके जोड़ दीजिए, तो 8 1 9 6 3 9, और ये मेरे दोस्तों 5 4 ट्रिपल 99.9 हो गया, ये बराबर 3 इंटू क्वेश्चन मार्क। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 33.3 आ गया। तो 33.3 आपकी जो है मीडियन आ गई मेरे दोस्तों, मध्य का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, कर लोगे। इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, लास्ट सवाल नंबर 30। ये भी एनटीपीसी के ही प्रीवियस पेपर का सवाल है, डीआई का। पाई चार्ट है, इस पाई चार्ट में कॉलेज के अलग अलग मेरे प्यारे भाई फैकल्टीज को बताया गया है। कॉलेज में फैकल्टीज नहीं, द गिवन सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड इन डिफरेंट फैकल्टीज ऑफ ए कॉलेज। अच्छा, अलग अलग स्ट्रीम में, अलग अलग स्ट्रीम में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट की संख्या को बताया गया है। तो आपसे पूछा है कला में, आर्ट्स में भाग लेने वाले कुल स्टूडेंट का कितना भाग है। व्हाट पार्ट ऑफ टोटल स्टूडेंट इज एडमिटेड इन द आर्ट फैकल्टी। आर्ट्स में भाग लेने वाले कितने हैं। देखो मेरे भाई, टोटल कितने स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है आप जोड़ के निकाल सकते हैं। 650 और 450 1100 हो गया, 1100 300 1400, 1400 1200 2600, 2600 और 1000 3600। यानी कि मैं कह सकता हूं कि टोटल 3600 स्टूडेंट है, 3600। और 3600 में हमारे आर्ट्स वाले कितने मेरे भाई, कला वाले कितने, 1200 स्टूडेंट है, 1200। तो आर्ट्स का जो मेरे भाई पोर्शन है वो कितना है, टोटल आर्ट्स का पार्ट कितना, आउट ऑफ टोटल 1/3। टोटल स्टूडेंट का 1/3 आर्ट्स में एडमिशन लिया, खत्म। यही है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आने वाली हैं चीजें, बस गलत नहीं होना चाहिए। आप ये समझो, आप एनटीपीसी में जैसे मैथ के 30 सवाल आए और कोई बच्चे सोच रहा है कि मैं 24-25 सही करके नौकरी ले लूंगा, वो फिर दिन में सपने देख रहा है। पेपर आएगा आसान, लेकिन सिलेक्शन के लिए मैथ जैसे सब्जेक्ट में इस लेवल के पेपर में 30 में से कम 28-29 क्वेश्चन सही होने चाहिए। 1 या 2 क्वेश्चन को ही मैक्सिमम गलत करने की जो है आपको आजादी मिलेगी। समझ में आया। इसी के साथ हमारे तीसरा मॉक टेस्ट खत्म होता है। इसमें ज्यादातर मैंने एनटीपीसी सीबीटी 1 के ही 2021 के प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है मेरे भाई, अब हम नेक्स्ट क्लास में चौथा मॉक टेस्ट करेंगे। अगर आपको आज का मॉक टेस्ट पसंद आया है, सॉल्यूशन समझ में आया, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और सीरियस होके पढ़ो, सीरियस होके पढ़ो। मैं अक्सर देखता हूं कि जो भी पहली वीडियो आती है ना, मॉक टेस्ट 1 है ना, या किसी फ्री बैच की पहली वीडियो, उस पर तो बच्चे बहुत जोश दिखाते हैं, फिर लगातार ऐसे ग्राफ घटता जाता है। ऐसा क्यों करते हो भाई, ग्राफ ऐसे बढ़ना चाहिए, आपकी मेहनत का वो लगातार घटता है, फिर कहते हो कि नौकरी नहीं लगती।
कंपटीशन पता है, 58 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिया ग्रेजुएट एनटीपीसी के 8,000 नौकरियों के लिए। ये कंपटीशन का लेवल है, तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ, लाइक करना मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, चौथा मॉक टेस्ट में आपको कराऊंगा। सीरीज हमारी लगातार चलती रहेगी एंड तक। होली की छुट्टियां हैं, होली की छुट्टियों में भी मैं मेरे दोस्तों रिकॉर्ड करके जाऊंगा। होली की छुट्टियों में भी डेली मॉक टेस्ट की क्लास आएगी, पढ़ना है आके। ठीक है भैया, धन्यवाद, बाय।